Assalamu alaikum. This video is for class 8 biology. This is the second video. Today we will start page number 82. Prevention of diseases. Several measures need to be observed to prevent the occurrence of disease. This is much better than having the disease and curing it. As we have already read about different kinds of disease and how the diseases are spread in our surrounding. So today we are going to study about the prevention of disease. How can we take preventive measures to cure us from any kind of disease? जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज जो किसी न किसी पैथोजन की वजह से फैलता है या इन्फेक्शियस पर्सन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से फैलता है, तो हाउ कैन वी डू सब प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स। माने कि मेडिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने आप को उस बीमारी से कैसे क्या तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। सर्टेन स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज यहाँ पर पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, आप लोग इसको पॉइंट करके मार्क कर लीजिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिजीज दैट आर स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मेजर्स लाइक प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर टैंक। ये मेजर्स क्या करने बता रहा है कि हम लोग जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है या जो सैनिटेशन का प्रोसेस है, जहाँ यानी कि टॉयलेट का क्लीनिंग होना चाहिए, प्रॉपर जो पानी हम लोग पीते हैं वो वाटर टैंक का सफाई होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो इससे क्या होता है कि जो हम लोग ये प्रिवेंटिव तौर पे ये सब काम कर सकते हैं। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट एंड हिज और हर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जो इन्फेक्शियस पर्सन है जिससे कोई कम्युनिकेबल डिजीज, सपोज फ्लू, इन्फ्लुएंजा भी जो फैलता है, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए कि इन्फेक्शियस पर्सन के क्लोथ या बिलोंगिंग, यूटेंसिल्स, बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एजेंट्स और वेक्टर्स, द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द एजेंट शुड बी डिस्ट्रॉयड। जहाँ पर वेक्टर्स की वजह से डिजीज फैलता है, जैसे कि मक्खी या मच्छर की वजह से, तो वहाँ पर उस जगह को खत्म कर देना चाहिए जहाँ पर मच्छर हो सकता है। जैसे कि गार्बेज एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट नियर हाउस एंड रूम कूलर शुड बी क्लीन प्रॉपरली। Doors and windows should be covered with wire mesh to prevent the entry of mosquito in the house. People should use mosquito net at night to prevent mosquito and other insect bites. So these are the five points I have marked for certain steps for prevention of the disease. ये आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसलिए इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। See the next part, immune system in the body. अब प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद बता रहा है कि अगर इतने प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद भी अगर बॉडी में जर्म इंसेक्ट हो जाता है या किसी भी तरीके से अगर हम लोग खाने के थ्रू या जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तब अगर बॉडी में जर्म चला जाता है, तो बाय नेचर हम लोग की बॉडी में किस तरह का सिस्टम है जो हम लोग को बीमारी से बचने के लिए एक सिस्टम जो हम लोग के बॉडी में बाय नेचर प्रेजेंट है। आवर बॉडी इज अटैक्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑल द टाइम, बट वी डू नॉट फॉल सिक एवरी टाइम। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी इटसेल्फ हैज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड ऑल्सो टू किल देम व्हेन दे एंटर। दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मैंने किस तरह का प्रिवेंटिव मेजर्स या बॉडी में बीमारी से लड़ने के लिए कैपेसिटी प्रेजेंट होता है। द स्किन इज द आउटर लेयर मेड ऑफ टफ एंड स्ट्रॉन्ग केराटिन प्रोटीन विच इज ऑलमोस्ट इम्परमेएबल टू जर्म्स। हम लोग के ऑल ओवर द बॉडी जो है वो सेंस ऑर्गन के ऊपर स्किन होता है। वो स्किन कैसे लेयर से बना हुआ है? केराटिन प्रोटीन से, जो कि जर्म्स को बॉडी में एंटर होने से रोकता है। हेयर्स इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स ट्रैप जर्म्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग। नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक में भी जो है वो हेयर्स होता है जो जर्म्स को एंटर करने से रोकता है। सलाइवा ऑफ द माउथ किल्स एनी जर्म्स दैट एंटर विद द फूड। टीयर्स वॉश जर्म्स एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम द आईज। टीयर्स यानी कि आंसू जो है वो आइस के वाइट वाले सरफेस को, जिसको हम लोग जो पोर्शन हम लोग को दिखाई देता है, वो आंसू की वजह से, टीयर्स की वजह से जर्म्स से प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक किल्स एनी जर्म दैट एंटर विद द फूड। हम लोग डाइजेशन में पढ़ते हैं कि स्टमक के सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि अगर खाने में कोई भी तरह का जर्म्स है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जर्म्स फाइटिंग वाइट ब्लड सेल।
ये हम लोग ब्लड में पढ़े हैं कि वाइट ब्लड सेल और आरबीसी प्रेजेंट होता है। तो वाइट ब्लड सेल का काम होता है इम्यूनिटी में हेल्प करना। इफ एनी जर्म्स और फॉरेन सब्सटेंस एंटर द बॉडी, द डब्ल्यूबीसी इनगल्फ देम, मतलब कि वो उस जर्म्स को अपने सेल के अंदर इनगल्फ करता है यानी खा लेता है, एंड किल देम एंड दस प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉजिंग डिजीज, यानी उससे बीमारी फैलने से रोक देता है बॉडी में। In spite of all these measures, if the germ substance enter the body, then the white blood cell produce antibody which act against the protein coat of the germs. ये हम लोग अभी पढ़े थे ब्लड ग्रुप में कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है अगर कोई जर्म्स जो है वो बॉडी में चला जाए। तो वो एंटीबॉडी क्या करता है, जर्म्स को डिजीज फैलाने से रोकता है। सी पेज नंबर 84। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड जर्म्स इनटू द बॉडी टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। वैक्सीनेशन जो है वो पहले से, बीमारी होने से पहले से एक प्रॉपर मेडिकेशन लिया जाता है, दवा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोग पोलियो के इंजेक्शन के बारे में सुनते हैं कि उसका एक वैक्सीन होता है जो बच्चों को दिया जाता है, तो वो एक प्रॉपर टाइम पीरियड में दिया जाता है, प्रॉपर एज में दिया जाता है। तो वो वैक्सीनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड जर्म्स इनटू द बॉडी टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। एक प्रोसेस है जिसमें दवा दिया जाता है बॉडी के अंदर ताकि वो एक पर्टिकुलर डिजीज से बचने के लिए बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बना सके। रेजिस्टेंस यानी कि किसी भी चीज से लड़ने का ताकत पैदा कर सके। द मटेरियल दैट इज इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड वैक्सीन। जो दवा दी जाती है इसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं। और दवा देने का प्रोसेस, जो इसका जो कंट्रीब्यूशन या उसको जो चेकअप किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे डिजीज का अलग अलग वैक्सीन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आप लोग को जस्ट डिजीज का नाम और वैक्सीन का नाम याद करना है। टैब वैक्सीन फॉर टाइफाइड, वैक्सीन फॉर मिजल्स, बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। और उसके बाद इसको आप लोग कॉलम में लिख करके याद कीजिएगा, आपको रियलिया में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इज इम्यूनाइजेशन। इन द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स और देयर टॉक्सिन बाय इंट्रोड्यूसिंग किल जर्म्स और जर्म सब्सटेंस। इम्यूनाइजेशन क्या है? यानी कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है। ये वैक्सीनेशन का रिजल्ट है कि बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, बीमारी से लड़ने का ताकत, यानी कि रेजिस्टेंस टू रेजिस्ट, आपके डिजीज को प्रोड्यूस होने से रोकता है। रेजिस्टेंस टू डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स और देयर टॉक्सिन बाय इंट्रोड्यूसिंग किल जर्म्स और जर्म सब्सटेंस। सो रिमेंबर दिस फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी इज बैसिलस ऑफ कैलमेंट एंड यूरिन। ये आप लोग को नाम याद रखना है। बीसीजी का इंजेक्शन हम लोग बहुत कॉमन नाम है, हम लोग जानते हैं, इसके बारे में सुने हैं। ये सब था कम्युनिकेबल डिजीज से हम लोग कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं और उसके लिए हम लोग क्या क्या मेजर ले सकते हैं। इसके बाद आता है सोशल डिजीज। सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स हैव शोन दैट सर्टेन बैड हैबिट्स लीड टू सम डिजीज व्हिच कैन इजीली बी अवॉइडेड बाय अवेयरनेस एंड अटेंशन। कुछ डिजीज ऐसा होता है जो कि हम लोग अपने बैड सराउंडिंग की वजह से इसको अपनाते हैं और उसकी वजह से बॉडी का जो डिजीज प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि अल्कोहलिज्म, यहाँ पे आपके इसमें बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 85 में। अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, च्यूइंग टोबैको। तो आपको हर पैराग्राफ से दो दो पॉइंट याद करना है। अल्कोहलिज्म क्या है? द यूज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल, दैट इज एडिक्शन टू अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। हाई डोज ऑफ अल्कोहल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट द ब्रेन एंड कॉज लॉस ऑफ जजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, emotional control, etc. And it also causes the excess liver cells synthesize excess fat from alcohol which causes fatty liver or in advanced case liver cirrhosis. तो ये लीवर को डैमेज कर देता है और सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल लॉस हो जाता है। तो ये एक एडिक्शन है। तो इसके बारे में क्या बता रहा है कि हम लोग इस तरह के सोशल डिजीज को अगर अपने लोकेलिटी में इसके खिलाफ अवेयरनेस करें तो लोगों को बताएं कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो इस तरह के डिजीज को रोका जा सकता है। ड्रग एडिक्शन, द फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंस ऑन ड्रग इज कॉल्ड एडिक्शन। ड्रग यूजुअली इंक्लूड नार्कोटिक्स लाइक ओपियम, हेरोइन, मेथाडोन। So what happens due to the continuous use of particular drug? The use of this drug suppresses the brain function and also has an adverse effect on the respiratory and cardiac center. Chewing tobacco. It causes mouth cancer and also increases the risk of lung cancer, heart attack and increased blood pressure. You have to remember the portion where I have marked. We'll see the next part.
Transmission of disease. Several diseases are caused by germs which are transmitted from person to person by contact or through contaminated food and water. यानी कि डिजीज कैसे फैलता है, बहुत सा वेक्टर ऐसा होता है जो कि जर्म्स या वायरस या बैक्टीरिया को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है. दिस जर्म्स आर वेरी स्मॉल बट आर कैपेबल ऑफ हार्मिंग एंड इवन किलिंग द लार्ज ऑर्गेनिज्म. Those diseases that can be transmitted from one person to another are called communicable disease. हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं. अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ये फैलता है. Disease transmitted through contaminated food and water. This include टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री. यहाँ पर बहुत तरह का टॉपिक दिया हुआ है कि कैसे कैसे डिजीज फैल सकता है. Whether droplet of the moisture from the infected person. तो इस मेथड से कौन सा डिजीज फैल सकता है? ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, निमोनिया, डायप्थेरिया. हर पॉइंट से आपको एटलीस्ट 2 नाम याद करना है. सो जस्ट राइट द in 2 column write how the disease are spread means the topic, the heading of the paragraph and name the any 2 disease from the paragraph. Disease is spread by direct contact like chicken pox and measles. जो direct contact से फैलता है. कंजंक्टिवाइटिस ये एक आई इन्फेक्शन है जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं कि जिसमें कंजंक्टाइवा लेयर यानी आइज का जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जर्म्स इन्फेक्ट हो जाता है. Disease is spread by vector. Insects that carry disease causing germs are called vectors. Insects that carry disease यानी कि जो डिजीज को कैरी करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलाने का काम करता है उसको वेक्टर बोला जाता है. वो कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई. They can carry the germs of certain disease like malaria, filaria, डेंगू, चिकनगुनिया. तो इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि नेम सम डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो एंड फ्लाइज, जिसमें आप लोग को डिजीज का नाम लिखना है. तो ये इस पैराग्राफ से आप लोग को कैसे फैलता है डिजीज और कोई 2 डिजीज का नाम कॉलम में लिखना है. So what are the preventive measures for different kinds of disease? The mouth should be covered with the hand or handkerchief while sneezing or coughing. बहुत इजी पॉइंट दिया हुआ है, इसका आपको 5 पॉइंट याद करना है. Cut and exposed stuff should not be eaten. जो खाना खुला हुआ होता है, जो जैसे स्ट्रीट फूड होता है, जंक फूड होता है, वो नहीं खाना है. वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग शुड बी बॉइल्ड और टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट. Towels and combs should not be shared with others. Stagnant water near the house should be removed. ने पानी को गड्ढे में या जमा करके घर के आसपास नहीं रखना है, वहाँ पे मच्छर डेवलप हो सकता है. तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स. हम लोग डिजीज क्या होता है, डिजीज कैसे फैलता है और हम लोग उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कर सकते हैं ये पढ़. अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक फर्स्ट एड. मतलब कि अगर हम लोग किसी इमीडिएट केयर किसी डिजीज के लिए या किसी भी अचानक कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में हम लोग किस टॉपिक में क्या काम कर सकते हैं. यानी कि अगर जो हम लोग के सामने हो रहा है बिफोर कमिंग ऑफ द डॉक्टर, क्या फर्स्ट एड हम लोग उसको दे सकते हैं. फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू अ विक्टिम ऑफ एन accident or sudden illness before the arrival of the doctor. Every individual should learn the basic skill of the first aid in order to save the life of a person when needed. यानी कि सबको ये बात मालूम होना चाहिए. कुछ कॉमन बेसिक नॉलेज हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर इंजरी के बारे में पता होना चाहिए. जैसे कोई तरह का कट लग जाता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि थॉरली पानी से धोना चाहिए और उसके बाद कोई भी तरह का उसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं अंदर जाए, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोई स्टेराइल कॉटन यूज करना चाहिए, नहीं तो कोई साफ कपड़ा यूज करना चाहिए. इफ कट ब्लीड्स प्रोफ्यूसली द एरिया शुड बी रेज्ड अप एंड जेंटल प्रेशर अप्लाइड विद अ क्लीन क्लोथ टू स्टॉप द ब्लीडिंग. अगर कट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, प्रोफ्यूसली यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स से खून निकल रहा है, तो उस एरिया में हम लोगों को टाइट से कपड़ा बांध करके उस पोर्शन को ऊपर करना चाहिए ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ब्लीडिंग जो है वो रुक सके. फिर अगर एंटीसेप्टिक क्रीम अगर हमको पता है तो हमको इसको अप्लाई करना चाहिए. द कट शुड नेवर बी कवर्ड विद डर्टी क्लोथ और टच विद डर्टी हैंड्स. यानी कि एक साफ कपड़े से करना चाहिए, इसको बांधना चाहिए ताकि वो उसमें कट में कोई तरह का जर्म्स जो है वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाए. तो ये फर्स्ट एड है कट के लिए. जो कॉमन कट किसी भी तरह का हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए ये पढ़े हम लोग. उसके बाद एक टॉपिक और है स्मॉल बर्न्स.
For small burns, the affected area should be washed with sufficient cold water for a few minutes. The area should not be rubbed. यानी कि अगर कोई चीज़ से जल जाए, किसी गर्म बर्तन से या कोई लिक्विड से हाथ जल जाए या बॉडी का कोई पोर्शन जल जाए, तो उस एरिया में फ़ौरन ठंडा पानी डालना चाहिए और कुछ देर तक पानी डालते रहना चाहिए और उसको रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से स्किन जो है वो अलग हो सकता है और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आईज, इफ एनीथिंग फॉल्स इन द आई वी शुड नॉट रब इट, इंस्टेड वॉश जेंटली बाय स्प्रिंकलिंग कोल्ड वाटर। आँख में अगर कुछ चला जाए तो क्योंकि आँख जो है वो एक हमारा सेंस ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए उसमें कोई भी तरह का सब्सटेंस अगर गिर जाए तो उसमें फ़ौरन पानी से इसको धोना चाहिए। स्वेलिंग पॉइजन, अगर कोई किसी तरह का पॉइजन अगर कोई इनहेल कर लेता है, खा लेता है, तो ही शुड बी मेड टू वॉमिट, इसको वॉमिट कराना चाहिए। तो फिर वॉमिट कैसे कराया जा सकता है, उसको नमक पानी पिला करके वॉमिट कराना चाहिए। स्नेक बाइट, इन केस ऑफ अ स्नेक बाइट सम ब्लड शुड बी इमीडिएटली स्क्यूज्ड आउट फ्रॉम द वुंड। जहाँ पर स्नेक बाइट हुआ है वहाँ पर के आसपास के एरिया से दबा करके खून जो है वो बाहर निकालना चाहिए। एंड अ रोप और क्लोथ टाइड जस्ट अबव द साइट ऑफ बाइट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पॉइजन। और एक कपड़े को उस जख्म की जगह में टाइट से बांध देना चाहिए ताकि जो स्नेक पॉइजन है वो बॉडी में स्प्रेड नहीं हो। तो इतना ही टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।